नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अर्थात सीधी भाषा में कहें तो जितनी ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आपके लिए चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएंगी। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग रुक्मणी के इस 5 ऑप्शन के न्यू प्रैक्टिस सेट का दूसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तथा साथ ही ध्यान रहे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को पहले ही सॉल्व कराया गया है तथा एडुटीरिया का भी एक लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा है जो भी कराना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट जो है हम लोगों ने साथ मिलकर किए हैं। तो चलिए आइए समय का ध्यान रखते हुए इस 2 घंटे के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे जितने भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तथा सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 41 नंबर से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत आपको डल दिख रहा होगा तो ऐसा इसलिए कि मैंने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम रखी है ताकि डेटा को भी ध्यान में रख के इस वीडियो को बनाया जाए, ताकि आपका डेटा भी ज़्यादा ना खर्च हो, ताकि आप अगर इसे रिकॉर्ड करके यानी डाउनलोड करने के बाद देखना चाहते हैं तो भी कर सकें। तो आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41 यानी जीएस का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों ये थे आपके सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, यही इसका सही आंसर होगा, यही सबसे पहले जो है शामिल हुए थे। चलिए 42 नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1857 के विद्रोह जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत में अंतिम मुगल सम्राट यानी बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। दोस्तों इन्हें बर्मा भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अधिवेशन में तथा दूसरे में याद रखिएगा 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर हम दोस्तों कोई डिटेल बात करेंगे तो वो वही डिटेल होगा जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, उसी का आंसर के बारे में हम बात करेंगे, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। तथा साथ ही याद रहे ये टोटल मतलब कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं। तथा एक क्वेश्चन और कि इनकी बुकें 2 पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया और एक पूछा है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये दोनों पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी की ही हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का। करा किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष की निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था। दोस्तों ये जो समय था, ये समय था 1924 से 25 का। इस समय जो है इनको बर्मा भेज दिया गया था। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखेंगे 1938-39 का समय है, तो आप एक अधिवेशन याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था उसमें इनको अध्यक्षता दी गई थी। तथा साथ ही में 1939 की अध्यक्षता भी यही कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को 39 में कांग्रेस की अध्यक्षता दी गई। तथा क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब किया। तो ये 1939 का समय था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है। बात करें महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों या फिर जिन्ना की बात करें, गांधी और जिन्ना दोनों के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, यही इनके राजनीतिक गुरु थे। तथा साथ ही आपको ध्यान रहे कि गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु की बात किया जाएगा तो वो आपके एम.जी. रानाडे थे, एम.जी. रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये देखिए ऑप्शन ए में भी है, महादेव गोविंद रानाडे थे। ये दोस्तों किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु थे। अर्थात सीधी भाषा में कहा जाए गांधी जिन्ना के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले के गुरु महादेव रानाडे। चलिए अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तथा साथ ही एक क्वेश्चन पूछता है कौन से पुरस्कार इन्होंने जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था 1919 में। उस समय दोस्तों इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि, जिसे सर के नाम से भी जाना जाता है, उसको अंग्रेजों को वापस कर दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। करा कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू की बात करें तो आपको पता होगा ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर राजस्थान में स्थित है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला आप राजस्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है। ये बात जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, इसमें जल डमरू मध्य में आपको एक पता होगा कि सुएज नहर के बारे में आपसे पूछता है। तो आइए पहले इसके आंसर की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से ये जोड़ता है। कैसे याद करेंगे, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से क्या जोड़ता है, जिब्राल्टर। इसके लिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा दोस्तों, भुजिया। ये भुजिया वाली ट्रिक जो है इसमें मैंने इसको ऐसे सेट किया है, भू से आप याद रखिएगा भूमध्य सागर
और आ से याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप जी से याद रखिएगा जिब्राल्टर संधि। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करें स्वेज नहर की, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से दोस्तों स्वेज नहर जोड़ता है। चलिए, तो इसका सही आंसर आपको पता है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह कि भारत का सबसे बड़ा और सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो बात करें ये राजस्थान में स्थित है, यानी इसका सही आंसर होगा राजस्थान का एक, देखिए आपको जैसलमेर दिख रहा होगा या भादला दिख रहा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा जो सौर शक्ति संयंत्र है वो भादला में है, ना कि जैसलमेर। मतलब भादला राजस्थान में है, भादला भी राजस्थान पड़ता है, तो आप इसका ध्यान रखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा भादला। तथा साथ ही आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय, जिसे ISA के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका मुख्यालय दोस्तों ये गुड़गांव में है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर का, कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जब भी बात होगी टिहरी बांध, इसी के साथ ही एक आप भांखड़ा नांगल बांध याद रखिएगा, लेकिन इसका आंसर बात करेंगे तो इस नदी को जो है दोस्तों भागीरथी नदी पे बनाया गया। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध होने का दर्जा प्राप्त है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गुरुत्वीय आधार पे भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो जब भी गुरुत्वीय लग जाएगा तो आप भांखड़ा नांगल याद रखिएगा, जो कि सतलज नदी पे बना है। तो आप भांखड़ा नांगल गुरुत्वीय याद रखिएगा, और जब आपसे ये टिहरी बांध ऊंचा पूछे तो आप भागीरथी नदी टिहरी बांध याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये पश्चिमी घाट क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट। यही वो स्थल है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार से ढका हुआ है। अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया। इसे GSI के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो सही आंसर वो है जनार्दन प्रसाद जी को वर्तमान में जो है बनाया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखिए, ये थोड़ा सा कूट क्वेश्चन मैप वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि बिहार के मानचित्र में 1 एवं 2 निम्न में से क्या है, लौरिया नंदनगढ़, केसरिया स्तूप या वज्जी महाजनपद। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, लौरिया नंदनगढ़ और केसरिया स्तूप। ये पहले स्थान पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका लौरिया नंदनगढ़ पड़ता है और यहाँ पे आपका केसरिया स्तूप है। बात करें इस जगह की तो ये पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है। और बात करें यहाँ की, तो आपने होगा कि जो बिहार का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर छोटा जिला शिवहर जाना जाता है, तो यहीं पे शायद शिवहर ही है जो छोटा सा यहीं पे पड़ता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 53। आइए 53 नंबर देखिएगा। 53 है कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। ये उज्बेकिस्तान देश है जिसने नया संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। 54 कह रहा है कि कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का जो है मेज़बानी कर रहा है। ये कौन सा शहर है तो आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, नई दिल्ली इसकी मेज़बानी करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कह रहा जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है। दोस्तों ये ईरान देश है जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश बनाया गया है। बात करें SCO की बैठक की, तो वो 2023 में भारत में उसकी बैठक हुई है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 56 नंबर है कि जुलाई 2023 को PM नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान वहाँ के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ, देखिए तो एक वर्ड इसमें पकड़िएगा आप, लीजन। जब भी बात लीजन की करेगी तो आप फ्रांस से याद रखिएगा। ये फ्रांस का पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस जो मोदी जी को जो है दिया गया। अब कह रहा है कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये TB की बात कर रहा है जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। 24 मार्च को हर साल हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को हर साल क्या मनाते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस। चलिए आइए अब हम लोग कुछ मेन इंपॉर्टेंट दिवस की बात करेंगे जिसके पूछे जाने के एग्जाम में प्रबल संभावना है। आइए सबसे पहले हम लोग उठाएंगे ये आपका 20 मार्च, ध्यान दीजिएगा। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। सही आंसर इसका 24 मार्च है। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा कि सबसे पहले ये जो कहानी है वो शुरू होती है दोस्तों 21 मार्च से। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है, यानी 21 मार्च को हम लोग वन लगाते हैं। उसके बाद हम लोग 22 मार्च को दोस्तों क्या करते हैं, उसमें जल देते हैं, यानी जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद जब जल दे देंगे वानिकी में तो दोस्तों तो 23 मार्च को मौसम बन जाता है, यानी आपसे पूछे मौसम दिवस कब मनाया जाता है, वो 23 मार्च को। साथ ही याद रखिएगा जब इतनी सारी क्रियाक्रम हो जाएगी तो फिर आता है दोस्तों 22 अप्रैल का वो डेट, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल के बाद आप 22 मई का डेट याद रखिए कि हम लोग जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाते हैं। साथ ही ध्यान रखिए जब इतना कार्यक्रम पर्यावरण से संबंधित है तो इसी के बाद हम लोग 5 जून को
पर्यावरण मतलब मई के बाद आता है जून, और 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। साथ ही याद रहे जब इतने सारे दिवस होने के बाद हम लोग स्वास्थ्य पे ध्यान दे के 21 जून को हम लोग योगा डे करते हैं। जब सारा कार्यक्रम हो जाता है तो ये सारा क्रम आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2023 से 27 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता जो है हासिल की है। दोस्तों ये जो देश है इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसने इसकी अध्यक्षता की जो है 27 तक का जिम्मा लिया है। अगला है कि जैनियों द्वारा सब अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाए। जो जैन थे दोस्तों वो आगम शब्द का जो है उपयोग करते थे। कह रहा पहला अफीम युद्ध कब हुआ था। ये जो अफीम युद्ध है दोस्तों ये चाइना और किसके बीच हुआ था, अमेरिका के बीच। अफीम युद्ध पूछ रहा कि पहला अफीम युद्ध जो है कब हुआ था। सॉरी दोस्तों ये चाइना और क्या कहते हैं ब्रिटेन के बीच हुआ था। अमेरिका गलती है, आप याद रखिएगा चीन और आपको ब्रिटेन याद रखना है, यानी जिसे हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, इसके बीच में हुआ था। कह रहा कि प्रथम कब हुआ था, तो प्रथम वो जो समय था 1839 से 42 के बीच में हुआ था, 39 से 42। चलिए 61 नंबर देखते हैं। कह रहा भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। ये जो समय है ये है आपका उत्तर वैदिक काल, इस काल को इस नाम से जाना जाता है। अगला है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई है। आपको पता होगा मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी अगर आपसे मृत्यु की बात करेगा तो आप 1680 का डेट याद रखिए, 1685 यानी 1680। तथा संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, ये भी आप ध्यान रखिए, जिसकी औरंगजेब ने जो है दोस्तों कैद करके उसकी हत्या करवाई थी। अगला है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में किया गया। तो ये थे दोस्तों इसमें से कोई नहीं, मतलब आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, फैजी। दोस्तों फैजी द्वारा ये काम किया गया था, महाभारत का अनुवाद जो है वो फारसी में किया गया। चलिए 64 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण करता है। तो ये आप याद रखिएगा रैयतवाड़ी। अब पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी किसने शुरू की थी दोस्तों, तो आप नाम याद रखिएगा रीड और मुनरो। किसका नाम आप याद रखेंगे, रीड और मुनरो को दोस्तों इसका जनक माना जाता है। साथ ही इसमें महालवाड़ी मैकेंजी, म से महालवाड़ी, म से मैकेंजी, र से रैयतवाड़ी, र से रीड मुनरो। तथा स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपसे पूछे तो आप एक नाम याद रखिएगा कार्नवालिस की। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65। ये कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ये जो प्रार्थना समाज की स्थापना थी वो आत्मारंग पांडुरंग जी ने की थी। तथा ऑप्शन में देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिनके बारे में आपसे बताया है कि सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रमुख पुस्तिका है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तथा साथ ही वेदों की और लौटों का जो नारा था वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। अब बात करें विवेकानंद जी के बारे में, आपको पता होगा 1893 में ये शिकागो सम्मेलन में गए थे, भारत का नाम ऊंचा किए थे। तथा 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से जिन्होंने इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। चलिए 66 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। विदेश मंत्री को उस समय दोस्तों सुमंत कहते थे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्रियों को जो है सुमंत कहा जाता था। अगला है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो जब भी बात करें आपसे नर्मदा नदी की तो उस पर याद रखिएगा कि सरदार सरोवर बांध, मेटूर बांध, फरक्का बांध। इसमें जो ये सरदार सरोवर परियोजना है ये आपका नर्मदा नदी पर शुरू किया गया था। तथा जब भी आपसे मेटूर परियोजना के बारे में बात करेगा आपको याद होगा मेटूर परियोजना ये कहाँ की परियोजना है, चलिए आप बताइएगा। चलिए ये कुछ परियोजनाओं की हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप याद रखिएगा इडुक्की परियोजना। क्या याद रखेंगे, इडुक्की परियोजना जो कि पेरियार नदी केरल में है। साथ ही आपको एक परियोजना याद रखना है टिहरी बांध, जिसके बारे में एक क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में है। तथा नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में याद रखिए ये महानदी उड़ीसा में पड़ता है। तथा माता टीला बांध की जब बात करेगा तो माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सारी मुख्य परियोजनाएं हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र। जब भी आप दोआब की बात करेगा, आब माने दोस्तों होता है पानी और दो माने होता है दूध, ये आप याद रखिएगा ब्यास और रावी, ये इसी के बीच के क्षेत्र को आपको दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। ये जो आपका ये जो गोदावरी डेल्टा है ये आप पड़ता है आंध्र प्रदेश में।
इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तथा आप देखिएगा महानदी की जब बात करें तो अभी बात की वो उड़ीसा में है, कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में, तथा कावेरी डेल्टा वो तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी की छेमा युंगडुंग नदी से हुआ है। ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों दियांग के नाम से भी जानते हैं तथा इसे बांग्लादेश में जमुना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जब भी आपसे नीलगिरी पहाड़ी की बात करेगा तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आप डोडा बेटा याद रखिए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। दक्षिण भारत की जब आपसे पूछे तो ये दूसरे नंबर पे आती है डोडा बेटा। अब बात करते हैं कि पहले नंबर पे कौन सी आती है। तो पहले नंबर पे आपकी अनाई मुड़ी जो है वो आती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आप अनाई मुड़ी आप याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान कि किस सूची के अंतर्गत आता है। माने शुल्क जो है वो संविधान की किस सूची, जब बात करें सूचियों की आपको पता है वो अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा जिसे हम लोग जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब शुल्क संविधान की बात करेगा तो आप याद रखिए कि ये राज्य सूची का विषय होता है। 73 नंबर देखेंगे, ये कह रहा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के मताधिकार के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी। ये जो काम किया गया था दोस्तों ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइए कुछ संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला आप याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन जिसके तहत दोस्तों भूमि सुधार जोड़ा गया था, जिसे हम लोग अनुसूची 9 में रखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन जिसे फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद आप याद रखिएगा 3 संविधान जो कि हम एक साथ बताएंगे। एक है 21वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक है उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा नमक यानी नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया। तथा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 92वां संविधान संशोधन आएगा जिसके तहत दोस्तों बोडो, डोंगरी, मैथिली, सैंथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। अर्थात आपसे हम कहना चाहते हैं कि जब संविधान बना था उस समय जो है संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन ये 3 संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई और ये सभी संविधान संशोधन भाषा से रिलेटेड है। टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए आइए कुछ बात और भी करेंगे, जैसे 52वां संविधान संशोधन भी पूछा गया जिसे दल बदल कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही 73वां संविधान संशोधन आपको पता होगा जो पंचायती राज से, तथा 74वां संविधान संशोधन जो नगर निगम से। अब आइए बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा जब आपसे 86वां संविधान संशोधन पूछे तो ये 2002 में हुआ था जो शिक्षा संबंधित था। इसी के तहत 21 एज यानी 6 से 14 वर्ष तक फ्री में शिक्षा जोड़ा गया। इसके बाद आपसे एक बात करेंगे 91वां संविधान माने 91 जो एक संविधान संशोधन था ये हुआ था कि लोकसभा में सीट 15% और जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली उल्ली वगैरह हुआ तो उसमें 10% ये सीट जो है आरक्षित होगी। अब एक जो है 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन के बारे में याद रखिए 3 बीघा कॉरिडोर यानी भारत बांग्लादेश के भी 3 बीघा कॉरिडोर ये 100वां संविधान संशोधन था। तथा जो 151वां संविधान संशोधन वो जीएसटी से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 102वां, इसको याद कैसे करेंगे, ओबीसी आपको पता है बी आता है जिसकी कोडिंग 2 होती है। अब बात करें 103 नंबर का, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। जब आप ईडब्ल्यूएस लिखेंगे तो ई को आप उल्टा करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, ऐसे आप इसको याद रखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 की। 74 का रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है। समानता का अधिकार जो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 है। तथा 17 नंबर आप याद रखिएगा जिसे अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक, ये सभी पदों को जो है दोस्तों वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पद पर, मतलब ये पूछ रहा है सबसे उच्च पद पे कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो CJI भी कहते हैं, इन्हीं का पद जो है सबसे ऊँचा होता है। 76 नंबर देखिए, कह रहा प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। ये अध्यक्ष नहीं पूछा, अध्यक्ष पूछेगा तो आपको पता होगा जीवी मावलंकर का नाम आप याद रखिए, लेकिन जब आपसे उपाध्यक्ष पूछेगा तो आप आयंगर का नाम याद रखिए, MA आयंगर। चलिए 77 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। ये आपका इसका आंसर है पूर्ण स्पर्धा के तहत। 78 नंबर देखिएगा, कह रहा सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के का एक हिस्सा है। किस क्षेत्र का सेवा क्षेत्र जो है व्यवस्था होता है। तो सेवा क्षेत्र के बारे में आप बात करेंगे, ये तृतीय क्षेत्र है।
ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। जब मुद्रास्फीति की बात करेगा यानी जब मुद्रा की आपूर्ति अधिकता माने पैसा बहुत ज़्यादा रहे लेकिन सामान बहुत कम रहे, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत महंगी मिल जाती है, यानी मुद्रा का रेट जब गिर जाता है, स्फीति माने कम हो जाता है, तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को हम लोग देखते हैं। कह रहा 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर है उद्योगों को दोस्तों 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। चलिए आइए अगला है कि औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है। व्यावसायिक, समाजवादी, पूंजी। तो इसमें से इसका जो सही आंसर वो होगा ई। इन तीनों में से इसको कुछ नहीं कहा जाता, जबकि इसको कहा क्या जाता है, तो इसको आर्थिक कहा जाता है दोस्तों। आर्थिक संविधान से औद्योगिक नीति को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। यह है कि निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। जब भी ये बात करेगा तो देखिए कह रहा है किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, ये तो बिल्कुल गलत है। सुनामी तो दोस्तों महासागर में आती है, यानी महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना सही है। इसके होने का मूल कारण भूकंप, ये भी सही है। कह रहा है 1 से अधिक, तो ये तो आपको पता है, पूछा नहीं तो पहला ऑप्शन। अगला है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक तरह से कह रहा है कि 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनका नाम आप याद रखिए, तथा इनके नाम से जाना जाता है कि इनको ही आपकी बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, वो भी 1928 में। कब दिया था, 1928 में। अब बात करें राजेंद्र प्रसाद बारे में, आप जानते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति, इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक। तथा साथ ही ध्यान रखिएगा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद इनको कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। आइए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 84 की। ये कह रहा है कि लक्षद्वीप, ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है। यानी लक्षद्वीप और अंडमान के समूह को दोस्तों लेते हुए आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर आपको बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी ये पूछा जाता है तो आपको याद होगा कि 100 किलोमीटर ऐसे कर करके होता है, लेकिन जब आप इसको लेके चलेंगे तो आपको 75-17 याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही आंसर है, यही इसका सही आंसर होगा और आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आपसे भारत की मुख्य भूमि, देखिए मैंने इसीलिए इसे कहा कि जब आपसे मुख्य भूमि पूछेगा तब आपको 6100 किलोमीटर याद रखना है। कितना याद रखना है, 6100 किलोमीटर, जब आपसे मुख्य भूमि। तथा साथ ही याद रखिएगा, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत देश है, तो इसके बारे में ये पूछा जाता है, ये तो बहुत ही गलत बन गया, ये फिर से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हम लोग का भारत देश है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका भारत अगर देश हम इसको मान लें हम लोग, तो कहता है इसकी लंबाई पूछता है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। जब भी उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण आपका कितना है, 3214। अब बात करें पूरब से पश्चिम तो आप याद रखिएगा 29-33 ऐसे याद रखिए, 32-14 ऐसे याद रखिए। अब जब इसकी बात कर ही चुके हैं तो आइए जिसका हम लोग तैयारी करें, यानी बिहार के पेपर की बात करते हैं। आपको पता है बिहार आयताकार है, जब ऐसे लंबाई और ऐसे, यानी उत्तर से दक्षिण पूछे तो आप 3, 4, 5 याद रखिए, ये उत्तर से दक्षिण है। तथा 483 आप याद रखिएगा, ये पूरब से पश्चिम है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का हम लोग देखते हैं। करा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। छठा आपसे पूछ रहा है, तो इसकी छठा, इसका जो आंसर है वो तो ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन आपसे याद कैसे करेंगे, इसकी एक ट्रिक आप याद रखिएगा, जो कि है कि रुक चीन अब आया भारत। अब देखिए पहले नंबर पर आप याद रखिए रूस होता है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पे आपका अमेरिका। और देखिए चौथे नंबर पर जब आप अमेरिका होता है तो 5वें नंबर आप याद रखिए आपका ब्रिटेन, छठे नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। छठे, ये 20 से आप याद रखिएगा ये ब्राज़ील की बात हम कर रहे हैं। और छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया होता है तथा 7वें नंबर पे भारत होता है। तो ये छठा क्रम पूछा है तो आप याद रखिए छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, यानी ट्रिक है आपका रुक चीन अब आया भारत। इससे आप याद रखेंगे भारत का पूछेगा तो वो 7वां है, पहला रूस का है, तथा ऑस्ट्रेलिया छठा है, चीन तीसरा है, कनाडा दूसरा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 86। कह रहा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। जब राष्ट्रपति शासन पहली बार बिहार में आपका लगा था उस समय नित्यानंद कानूनगो, इनका कानून नहीं चला था और लग गया था राष्ट्रपति शासन। तो आप इसको ऐसे याद रखिए। 87 है कि बिहार के मधुबनी जिले में शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है। ये संबंधित है प्रदूषण से।
सुखेत मॉडल संबंधित किससे है? प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर हम लोग देखते हैं। 88 में आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय के बारे में है, कई बार क्वेश्चन बना है कि विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब दिया गया। तो इन्हें भारत रत्न पूछ रहा है आपसे कब दिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको पता होगा कि ये इन्हें 1961 का आप समय याद रखिएगा। 1961 में विधान चंद्र राय जी को जो है भारत रत्न का सम्मान दिया गया तथा ये वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है चिकित्सा दिवस पूछा जाता है। चिकित्सा दिवस जिसको हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? चिकित्सा दिवस। ये क्वेश्चन पूछा गया तथा पूछा जाता है कि जो BC राय पुरस्कार वो किससे संबंधित है? वो चिकित्सा से संबंधित पुरस्कार है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 89 नंबर देखिएगा, करा कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा घराना है? कथक से पूछ रहा है। कथक संबंधित जो घराना है वो आपका एक से अधिक, यानी आपकी बात करें लखनऊ घराना की, बनारस घराना की, जयपुर घराना, ये तीनों घराने कथक से जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इन्हें भारत रत्न, आपको पता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था तथा साथ ही याद इन्हें भूषण सभी जो है पद्म विभूषण सभी पुरस्कार इनको दिए जा चुके हैं। 91 नंबर देखिएगा, करा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो मृत कोशिकाओं से बना हुआ जो ऊतक वो आपका ये है जाइलम। जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम का कार्य आपको पता होगा एक दिशीय होता है, क्योंकि ये जमीन से जो है जल और खनिज को ऊपर ले जाता है। ये तो सबको पता है जाइलम जल खनिज ले जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है एक दिशी द्विदिशीय। ये जल और खनिज जो है वो नीचे से ऊपर एक दिशा में ही ले जाता है, लेकिन जब आप बात करें फ्लोएम की वो हर दिशा में जाता है। ये आपका फ्लोएम क्या लेता है? भोजन ले जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, कौन तंत्र जो है तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? ये आपका है संवहनी संबंधी। संवहनी संबंधी आपको जाइलम फ्लोएम जो बात की है वही संवहनी ऊतक होते हैं, उन्हीं द्वारा ये काम होता है। अगला है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो ऊर्जा हमको परमाणुओं से मिलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। देखिए परमाणु ऊर्जा आप मत कहिएगा, नाभिकीय ऊर्जा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? दोस्तों ये जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका प्राकृतिक स्रोत आपका टमाटर होता है। आइए कुछ की बात करते हैं जिसमें जो पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो खट्टे दूध की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। चींटी के डंक में आपको पता होगा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही नींबू और संतरा आप याद रखिए, जब भी आपसे नींबू की बात करेगा आप याद रखिएगा उसमें साइट्रिक पाया जाता है तथा सिरका में एसिटिक पाया जाता है तथा टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखते हैं। 95 है कि निम्न में कौन मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है? तो इसमें देखिए एक आप याद रखिएगा बीबी लाल। बीबी लाल का मतलब ये हुआ कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है दोस्तों? लिगामेंट जोड़ता है। तो ये बात कर रहा है मांसपेशी अस्थि, यानी इसका आंसर लिगामेंट नहीं होगा, क्योंकि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, यानी बीबी लाल आप याद रखिएगा BBL, यानी इसका जो सही आंसर है वो आपका टेंडन होगा या फिर कंडरा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। ये है इनमें से एक से अधिक, यानी जब आप इसमें देखिए मांसपेशी को अस्थि से कर रहा है, यानी टेंडन भी इसका कार्य लिगामेंट। टेंडन क्या होता है दोस्तों? मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, लिगामेंट हड्डी से हड्डी जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ये है उपयुक्त D, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। दोनों का काम दोस्तों लगभग यही मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का ही होता है, क्योंकि हड्डी से हड्डी जुड़ेगी तो दोस्तों उसमें मांसपेशी का भी तो यूज होगा, इस वजह से इसका आंसर D है। आइए बात करते हैं कि सबसे छोटी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी। छोटी हड्डी की जब भी बात करेगा वो कान की हड्डी होती है जिसको हम लोग स्टेप्स कहते हैं, तथा बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका से जो है त्वचा बनती है? जो त्वचा हमारी जो बनी वो कैसी कोशिका से बनी? तो वो अधिचर्म कोशिका से हमारी त्वचा बनती है। बात करें रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, लेकिन इसका सही आंसर है C। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? अगर बात करें बाईं ओर स्थित जो एकमात्र गैर धातु है वो कार्बन, नियॉन, हीलियम कोई नहीं होता, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो एकमात्र गैर धातु है जो बाईं ओर दोस्तों स्थित होता है। बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की खोज आपको पता होगा कैवेंडिश ने की थी, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, और हाइड्रोजन के 3 जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, जो है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम। ये जो है हाइड्रोजन के 3 रूप हैं। चलिए आइए हम लोग 98 नंबर देखते हैं। करा प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा दोस्तों दूरी को मापा जाता है, आपको सबको पता है, लेकिन ये पूछ लेता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, आपको इसके क्या बताना है कि एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है।
तो ध्यान रखिएगा ये 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर, ये 1 प्रकाश वर्ष बराबर दूरी होती है। तथा ये सब पूछता है दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई है वो दोस्तों होती है पारसेक। आप बात करें तो इसका जब ये सबसे बड़ी है तो इसका मतलब 1 पारसेक में कितने जो है प्रकाश वर्ष होंगे, तो आप याद रखिएगा लगभग 3.25 यानी 3.24 आप याद रखेंगे 26, ये 3.25 लगभग प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कह रहा हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो जो हमारे शरीर है उसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अगला है इनमें से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, जब भी उष्माक्षेपी क्रिया की बात करेगा तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना या अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ जो हैं वो समान है, तो ये इकाइयाँ दोस्तों डी होती हैं, एक से अधिक। यानी बल भार की बात करें तो दोनों का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, कार्य और ऊर्जा की बात करें तो दोनों का मात्रक जो है जूल होता है, मतलब इसका आंसर हो आपसे एक से अधिक है। अगला है कि मुंह का पीएच मान कितना होता है जिससे दांतों का टूटना जो है वो शुरू हो जाता है। जब भी 5.5 से मुंह का पीएच मान कम होगा तो अम्लीयता क्या होगा, वो आ जाएगी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है दांत जो है टूटना शुरू हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। करा बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा जो है रूपांतरण होता है, तो ये जो ऊर्जा रूपांतरण होता है कह रहा घर्षण, प्रकाश, ध्वनि रूपांतरित होती है किस में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा सभी जो है उत्पन्न होती हैं, यही ऊर्जा का सही रूपांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन द्विबीजपत्री पौधा है, आपसे पूछ रहा है इसमें जो द्विबीजपत्री पौधा कौन है, जो दोस्तों द्विबीजपत्री इसका सही आंसर है दोस्तों शकरकंद का बेल, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 चलते हैं। ये कह रहा है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों का उदाहरण है, ये जो जीव है ये म्यूकर है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। अगला है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये कहा जाता है आपका बायोफोर्टिफिकेशन। ये बायोफोर्टिफिकेशन है जिसके तहत ये काम होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह कि कॉलरा किसके द्वारा होता है, जब भी कॉलरा की आपसे बात करें तो याद रखिएगा कॉलरा बैक्टीरिया द्वारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, तो आइए उनके बारे में बात करें। आपने हैजा सुना होगा, तो हैजा बैक्टीरिया जो किसके कारण होता है, तो विब्रियो कालेरी की वजह से हैजा होता है। टाइफाइड की जब आपसे बात करेगा तो याद रखिए साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड से टाइफी याद रखिएगा। अब बात करें काली खांसी तो ये आपका हीमोफिलस पर्टूसिस से होता है, तथा निमोनिया जो है वो एक डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है, यानी निमोनिया से निमोनिया याद रखिएगा, प्लेग से पेस्टिक याद रखिएगा, टाइफाइड से टाइफी, तथा हैजा के लिए विब्रियो कालेरी आपको याद होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। कह रहा निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है, एनोड रे को विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहा जाता। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। यह है कि जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। ऐसे जीवाणुओं को दोस्तों फोटो ऑटोट्रॉप्स कहता है। आपको पता होगा फोटो माने प्रकाश होता है, इसीलिए हम लोग फोटोग्राफी में जो है प्रकाश हम लोग जब फोटो खींचते हैं तो कभी पहले बहुत रोशनी मिलती थी, तो आप ऐसे इसका आंसर ट्रैक करिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। तो जो भी नाइट यानी रात्र वाले जो दोस्तों जो रात वाले पशु पक्षी होते हैं वो सभी चीज़ों को जो है श्वेत और श्याम रंग में देखते हैं। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आप याद रखिए चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये जो है वस्तुओं को इसमें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपने पता कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। आपने सुना होगा साइटोलॉजी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ और अध्ययन को। कोशिका के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो आपको पता होगा कि कोशिका की खोज 1665 में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ध्यान रहे रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट हुक जो है आपके इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन जब भी आपसे जीवित कोशिका पूछा जाएगा तो आप लीवेनहॉक का नाम याद रखिएगा। लीवेनहॉक यानी जो लीव माने जीवित कोशिका और मृत यानी रॉबर्ट हुक, इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना गया है। ठोस द्रव गैस के बारे में आप जानते होंगे, चौथी अवस्था दोस्तों प्लाज्मा होती तथा पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को जो है पांचवी अवस्था माना जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यह ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होती है। तो ये इनमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये जो है वो आपका होता है कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती, कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। वर्गमूल लिखा है नहीं, जबकि यहाँ पे अगर वर्ग होता तो उसका सही आंसर वही होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है। तो अमरूद में सबसे ज़्यादा इन ऑप्शन के अनुसार पाया जाता है। आइए 116 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। दूध, कह रहा है नमक या फिर चीनी। पानी में अघुलनशील आपको बताना है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आप एग्जाम के प्रेशर में रहेंगे तो आप कहेंगे कोई ना कोई ऑप्शन सोचेंगे हो सकता है हो, लेकिन इसमें से कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो पानी में सभी घुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन अंगों के पुनर्जनन की शक्ति, यकृत में दोस्तों पुनर्जनन की शक्ति होती है, जिसे लीवर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 118 देखते हैं। कह रहा है ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम। आपको पता होगा हड्डी तोड़ जो बीमारी है वो किसे कहा जाता है। आप एडीज मच्छर का नाम सुने होंगे। यही दोस्तों एडीज मच्छर के काटने से जो बुखार होता है उसको हड्डी तोड़ बुखार या डेंगू कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंगू। जब भी बात करें मलेरिया की आप उसे मादा एनाफ्लीज और एडीज मच्छर में दोस्तों अंतर है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हो। मेलेनिन ये वर्णक होता है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जीएस का हम लोग देखते हैं। यह है कि उस प्रकार के पोषण का नाम बताए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे को दोस्तों कहा जाता है मृत जीवी। जो मृत से प्राप्त करेंगे उसे मृत जीवी ही तो कहेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में। जो क्वेश्चन दोस्तों इजी होंगे उसका आंसर हम आपको बता देंगे, आप कर ले जाएंगे। जिसमें थोड़ा भी इधर उधर होगा उसका आपको हिंट दे देंगे, उसकी सहायता से आप जो है सॉल्व कर लेंगे। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। यह है कि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में इतना मीटर दूरी तय करता 4 किलोमीटर। देखिए जब भी आप चाल निकालेंगे तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी d/t डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। लेकिन ध्यान दीजिए किलोमीटर पर घंटा में पूछा है। तो आप देखिए 10 मिनट, ये जो 1000 मीटर है ये दूरी हो गया आपका, और 10 मिनट को जब आप 10 मिनट में रखेंगे, लेकिन जब इसको आप उसमें बदलेंगे तो किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। जब आप 18/5 से गुणा करके इसका आंसर निकालेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये लस मस पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है फार्मूला है, आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो इसको आप उस विधि से इसको आराम से आप कर लेंगे। जो पहले का आंसर है आपको बता दें 6 किलोमीटर पर घंटा आएगा, मैच करा लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा 210। चलिए आइए नेक्स्ट है कि y बराबर 5, तो इसके मान बताइए। आप देखिए y³ - y² का मान आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप करिएगा क्या, इसमें से y कॉमन जब आप ले लीजिएगा तो आपको y² माइनस क्या मिल जाएगा, y² जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको y - 1 मिल जाएगा। तो y² का जब आप रूट लगाएंगे तो एक y बाहर चला आ जाएगा, यानी 10y² बाहर हो जाएगा। अंदर बचेगा y - 1, यानी y की वैल्यू जब आप 5 रख देंगे तो 1 घटाएंगे तो आपको 4 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। अब 10 दूनी 20 ऐसे हो गया, 5 × 25 वैसे हो गया। जब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा जो कि 500 आएगा। चलिए 4 नंबर देखिएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी हम आंसर आपको बताएंगे। जो टफ क्वेश्चन होगा उसी के बारे में हिंट देंगे। तो जैसे मुझे पता है ये सब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी। अगला है ये, इसमें तो आप आसानी से SP जैसे जितना कहा, जैसे कह रहा है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो आप 6 CP रख दीजिए। कह रहा है वो कितने वस्तुएं, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो आप 7 SP रख दिए। अब यहाँ से CP SP इधर करके निकाल लीजिए तो ये आपका 7/6 डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी और आपको लाभ हानि पता चल जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा आपका सी आएगा, यानी यहाँ पे 14.28% की हानि होगी। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखिएगा। कह रहा है इसमें से बीच स्थित है। इसको आप जब डिवीजन कर लेंगे तो आप पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जब भी पॉइंट में आंसर आपको मिलेगा तो उसमें आसानी से इसकी कंपेयर आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये 2/5, 1/2, 4/7 ये तीनों इसके बीच में नहीं आते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। करा किसी भवन में इतने खंभे हैं, खंभे की इतनी ऊंचाई है, इतना खंभे की पृष्ठीय क्षेत्र। ये देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, इसमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πRH वाला फार्मूला लगेगा। इस फार्मूला की वजह से आप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसलिए कि जो हम इसके जिसके बारे में बात कर रहा है खंभे वगैरह की, वो वक्रपृष्ठ क्षेत्र, कमरे की चारों दीवारों को हम लोग वक्रपृष्ठ ही बोलते हैं। इस वजह से ध्यान रखिए, इसका आंसर आएगा आपका 1351.68। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
इसका जो सही आंसर होगा आपका ये होगा ए, यानी 30 पुरुष इसका सही आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर का जो सही आंसर आएगा आपका आएगा ऑप्शन सी यानी 2। अगला है कि 10th नंबर आप देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको आप जब करेंगे बहुत ही ध्यान से करिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक आप ऐसे ट्रायंगल इसको बना लीजिएगा तो उसमें से आप बी सी डी एस को बोला है, ए आप ऊपर रख दीजिए, ये सटा हुआ जो है दोस्तों यहाँ से क्यू है और ये सटा हुआ को आप आर मान लीजिएगा। स्पर्श रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका ए आंसर आएगा, यानी ये आपको फॉलो करेगा। आंसर नंबर ए 10 का ए है, आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। जब भी इकाई अंक की बात करेगा तो आप लास्ट में मल्टीप्लाई करिएगा। 8 चौक 32, देखिए यहाँ से आप 2 पकड़िए, 2 का 4 में करिए, 2 चौक 8, 8 से यहाँ 6 में करिए, 8 छंग 48, यानी 8 इसका सही आंसर आएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। चलिए इकाई अंक इसका 8 होगा, इसका यानी इसका 12 नंबर देखिएगा का गुणज होगा। तो ये गुणज निकालने के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। जब भी इसमें से आप सबसे पहले तो आप इसमें से यक्स करके लेंगे, जब आप इन दोनों का पेयर बना के, तो आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जब एक्स में से आप एक्स लेंगे तो आपको x² + 1 मिल जाएगा, और यहाँ से आप -3 कॉमन लेंगे तो आपको x² + 1 मिल जाएगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। अगर फल विक्रेता इतने में संतरे इतने लाभ करता तो कितने संतरे खरीदेगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, सी इसका 20 आंसर सही होगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा। करा दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए आपको पता है 1/2 का 2/4 आप ऊपर से नीचे जो है मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये कह रहा है कि किसी दी गई भिन्न से कितनी अनंत बनाई जा सकती हैं। जैसे आप 1/2 है ना, तो इसका 2/4 भी लिख सकते हैं, इसको फिर हम लोग 4/8 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते अनंत होंगी। 15 नंबर ध्यान दीजिए। करा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। ये जो अशांत पुनरावृत्ति दशमलव देखिए कहते किसको, जिसको हम लोग पॉइंट में ले जाएं। जैसे हम लोग देखिएगा अगर 25 में हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो है पूर्ण डिवीजन हो जाएगा। लेकिन कुछ जैसे आप समझ लीजिए कि 9 आप कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा 1 22/7 लीजिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी अनंत, उसी को अशांत पुनरावृत्ति बोला जाता है। तो इसी में से पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो है। आप जब 7/5 यानी ऑप्शन नंबर ए को करेंगे तो 0.090909 ऐसे करके वो बढ़ता, ये आपका 100/11 में जाएगा। लेकिन जब आप 7/5 करेंगे तो 1 दशमलव आपका क्या आएगा 4। देखिए कैसे, जब 7/5 को आप करेंगे तो आपको पता है दशमलव लगा के आप 0 बढ़ाएंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, आपका जाएगा 5 1 का 5, 5 को भी, यानी 14 पंचे 70। बाकी देखिएगा दोनों ऑप्शन में क्या हो रहा है कि अशांत है, लेकिन ये कह रहा है कि अशांत पुनरावृत्ति। इसका जो ऑप्शन है वो आपका होगा बी नंबर को आप ध्यान से देखिएगा। 100 जब आप 11 को ले जाएंगे तो कभी भी शांत नहीं होगा, और 13/4 भी एक तरीके से शांत हो जाएगा, लेकिन 100/11 कभी शांत नहीं होगा। तो यही अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है, मतलब जिसकी डिवीजन पूरी तरीके से ना हो जाए उसे अशांत कहते हैं। आइए 16 नंबर देखिए। करा सवेरा संध्या से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार उद्घाटन किससे संबंधित है। सवेरा होता है तो संध्या भी होती है, तो उद्घाटन होता है तो उसका समापन भी होता है, यानी ऑप्शन इसका सी याद रखिए। देखिए ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करे, समागम लिखा है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप जब -2 करते जाएंगे तो आप देखिएगा इसका सही आंसर मिल जाएगा। देखिए P का 16 होता है कोड, N का 14 होता है, L का 12 होता है, J का 10 होता है, यानी अगला जो है H का 8 होता है। तो आप H यहाँ से लीजिए। अब बात करिए देखिए E का कोडिंग 5 होता है, G का 7 होता है, यानी +2 हो रहा है, I का 9, K का 11, तो यानी M का 13। M देखिए कहाँ है, ऑप्शन ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। दिए गए में से भिन्न शब्द कह रहा है किडनी, नाक, लीवर और आमाशय। किडनी, नाक, लीवर, आमाशय में से आपको बताना है भिन्न कौन है। तो ये जो नाक है दोस्तों ये भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा, क्योंकि ये बाहरी अंग है, बाकी सभी क्या होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप ऑप्शन से करिएगा तभी आपका आंसर सही होगा। तो ये जो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 26 = 26 आ जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा। करा जॉय को 150 के लिखा जाता है तो फीड को कैसे लिखा जाए। आपको पता होगा जे का कोड 10 होता है, ओ का कोड 15 होता है, वाई का 25 होता है। जब इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये तीनों को ऐड करेंगे तो 50 आएगा आपका। 50 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ऐसा ही आपको फीड को करना है। फीड के सभी को जोड़ के आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये जॉय था तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 अक्षर का तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। सही आंसर इसका 80 आ जाएगा। चलिए वो 21 नंबर देखिएगा। कह रहा है श्रृंखला का स्थान पर क्या आएगा। तो इसको करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, -4, 4 चौक 16, फिर आपको ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 107 से 103 में जाएंगे तो ये 4 अंतर है। 103 से जब आप 87 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 16 का अंतर है।
जब इस 87 से आप लोग 51 में जाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कितने का अंतर है, 36 का अंतर है। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, इसमें 4 का स्क्वायर हो रहा है और इसमें 6 का स्क्वायर, तो अगले वाले में किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर, यानी 64 आपको आगे ले जाना है। तो जब आप इसमें 51 से अगला जाएंगे तो ये -30 यानी 13 आपका इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका -13, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 13 नहीं बल्कि आपका -13 आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगला उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसको कैसे करेंगे आप बताइए। आप देखिए सबसे पहले इसमें पूछा है क्वेश्चन मार्क है 2, 9, 28, 65, 126। अब देखिए 2 की बात करें तो 1 का क्यूब करके आप 1 जोड़ दीजिए, 9 की बात करें तो 2 का क्यूब करके 1 जोड़ दीजिए, 28 की बात करें तो 3 का क्यूब 27 1 जोड़ दीजिए, 4 का क्यूब 64 1 जोड़ दीजिए, 5 का क्यूब 125 1 जोड़ दीजिए। यानी इसमें क्या आएगा आप बताइए, इस ऑप्शन में क्या आएगा। इस ऑप्शन में जब आप 126 के बाद चलेंगे तो ये 5 तक, तो 6 6 36 छक्का 216 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 217। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। एक आकृति का दर्पण छवि चयन करें, दर्पण को प्रश्न आकृति के अनुसार आपको घुमाना है। इसका सही आंसर होगा बी, घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भाषा हिंदी, भाषाओं में हिंदी मलयालम दोनों आती है, यानी इसका सही आंसर आपको क्या लगता है कौन सा होगा। मुझे तो इसका बी सही आंसर लग रहा है, बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बड़ा वाला गोला आपका भाषा है और छोटे छोटे उसमें दोनों भाषाएं हैं। चलिए आइए 25 नंबर देखते हैं हम लोग। 25 देखिएगा ध्यान से। 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कुछ लंगूर बंदर है, कुछ लंगूर मानव नहीं है, तो कुछ लंगूर, ये कथन वाला क्वेश्चन आपको देखो क्या कह रहा है, जैसे कहेगा वैसे करिए। कह रहा है कुछ बंदर क्या है, लंगूर है, इधर आप बंदर रख दीजिए, इधर लंगूर। उसके बाद कह रहा है कोई लंगूर मानव नहीं है, यानी जो मानव के बारे में कहा गया है। कह रहा है कुछ लंगूर मानव नहीं है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कुछ लंगूर मानव नहीं है, तो मतलब कुछ तो हैं, तो आप यहाँ पे मानो कुछ तो होंगे। अब निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ लंगूर बंदर हैं, लंगूर यहाँ है, बंदर यहाँ, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कुछ मानव बंदर है, मानो तो कुछ लंगूर है न कि बंदर, तो ये ऑप्शन इसका क्या फॉलो कर रहा है, केवल 1 फॉलो कर रहा है। तो अब इसका सही आंसर होगा निष्कर्ष 1। चलिए 26 नंबर देखिएगा। ये वाले में आप जैसे जैसे कहेगा वैसे कर लीजिएगा, इसका सही आंसर ए आएगा, यानी पश्चिम की तरफ। चलिए 27 नंबर देखिएगा। करा नितिन जो है एक गोपनीय शब्द खेल रहा है जिसमें फायर को, अच्छा ये कोडिंग डिकोडिंग का सीधा सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे आप -2 देखिए F6 होता है D4, I9 होता है G7, R18 होता है, P का 16 होता है, E का 5 होता है, C का 3। इसी प्रकार इसमें भी 2 माइनस करिए, S का 19 होता है तो Q का 17 होता है, H का 8 होता है तो F का 6 होता है, ये ऑप्शन मिल गया, यही इसका सही आंसर होगा। O का 15 होता है तो M का 13 होता है, T का 20 तो R का 18, ऐसे आप इसको करिएगा। चलिए आइए अगला है, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करिएगा कि मेल को इससे बनाइएगा, फीमेल को गोले से, भाई बहन के लिए सिंगल बॉन्ड, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल बॉन्ड, और सारा क्वेश्चन जैसे कहेगा आप करिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को हम बता देते तो आपको पकड़ में आ जाए। कह रहा है एक्स वाई का भाई है, यानी ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। एक्स वाई का भाई है तो ये तो पता चल गया ये मेल है, लेकिन वाई क्या है इसके बारे में नहीं बात हुई। कह रहा वी जो है वाई की माँ है, तो जो वाई की माँ होगी वो एक्स की भी माँ होगी, तो ये आप बना दीजिए वी, जिसकी जेंडर पता चल गया कि ये माँ है। अगला देखिए, कह रहा यम वी के पति की बहन है, जो यम है वो क्या है, वी के पति, तो वी के जो पति होंगे ये इन दोनों के पिता होंगे, कौन है ये नहीं पता, लेकिन मेल होंगे ये पता है। कह रहा है कि यम वी के पति की बहन है, यानी एक तरीके से आपसे देखा जाए इसकी बहन कौन है, एम है, यानी इन दोनों की बुआ। ध्यान दीजिएगा यम आपका यहाँ होगा, जो बहन है तो यानी इनकी बुआ हो जाएगी। अगला कह रहा है कि यन वी का भाई है, यन किसका भाई है, वी का, यानी मामा, यन क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। इसको जब कर लेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा बैक हो गया, कोई बात नहीं। इसको जब आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो कह रहा है एन के बेटे का एक्स से संबंध क्या है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, उम्मीद है आप पकड़ ही लिए होंगे, इसका सही आंसर होगा मेरा भाई। चलिए 29 नंबर देखिएगा। कह रहा पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा, तो आप बड़े ध्यान से जब इसको देखेंगे उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस जगह पे जो है क्या आएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा आप बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ये डी वाला, ध्यान से देख लीजिए इसको, इस फिगर और इस फिगर को देखिएगा, यही यहाँ पे सेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। कह रहा ये किस आकृति, चारों आकृति में से ये जो साइन है वो किस में अंतर्निहित है, आपको बताना है। बड़े ध्यान से देख के बताइए किस में ये अंतर्निहित है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। ये ऑप्शन ए में है, कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन
ए में पूछेंगे कैसे, तो ये निशान देख लिया, ऐसे गया, ये ऐसे आया, उसके बाद कैसे गया है आपका, ऐसे गया है, उसके बाद फिर ऐसे आया है। तो आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया होगा। 31 नंबर देखिएगा, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। करा 5 वर्ष से कम आयु बच्चों को कोई भी लिखने का गृह कार्य नहीं किया जाना चाहिए, मतलब नहीं दिया जाना चाहिए। तो कह रहा है उनके हाथ अभी लंबे समय तक लिखने पकड़ने के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, लेखन कौशल सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। आपको बताना है कि ये जो अनुमान लगाया गया है, कौन सा अनुमान ये सही है। ये 1 और 2 इसमें दोनों नहीं थे, दोनों कारण जो दिया गया वो बिल्कुल सही कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा असंगत बताइए। 23, 32, 12, 21, ये देखिए 23 को उल्टा करके 32 लिख दिया गया, 12 को 21 करके उल्टा, तो ये 17 और 52 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे अनुसार यही इसका सही आंसर होगा। चलिए 33 देखिए, कह रहा 4 संख्या दी गई, एक समान है, तीसरा असमान है, तो उसका आपको बताना है कैसे ये होगा। आप देखिए 21 और 7, 7 तिरिक आप करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए 25 और 54 में देखिए कौन सा होगा, देखिए 12 और 6 में क्या है, 6 दूनी आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 9 दूनी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए 25 और 4 में कोई संबंध बन रहा है, ये कोई गुणज ही नहीं है, मतलब एक तरीके से सभी एक दूसरे के गुणज हैं, ये भी गुणज, ये भी गुणज, ये, तो ऑप्शन इसका डी आंसर है। आइए 34 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि कागज़ को मोड़ा गया। आपको बताना है जी, कागज़ मोड़ दिया गया, उसके बाद इसको इस तरीके से काटा गया, ध्यान से देखिए, इस तरीके से इसको जो है काट दिया गया। तो खोलने के बाद कैसा होगा, आपसे यही पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले कैसे खोलेंगे, सबसे पहले इसको इधर खोलेंगे, यानी 1 0 ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, बड़ा वाला यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपका ऐसे बन जाएगा। जब इसको दूसरी तरफ खोलेंगे तो अगला 0 यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, तथा ये 2 0 आप यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखिए आपको, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप गौर से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, डी वाले में ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल डी वाला होगा, इसका सही आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35, कह रहा है तार्किक क्रम में लगाना है, मतलब ये एक तरह इसका जो तार्किक क्रम आपको हम बता देते सी। सबसे पहले बीमारी आपको होगी तो आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी से गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर रोग की पहचान करेगा, रोग की पहचान करने के बाद वो क्या परामर्श देगा, परामर्श करने के बाद आपको दवा देगा, दवा देने के बाद आपको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो ये इसका सी ऑप्शन है। चलिए आए 36 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें आपको भरना है जिससे आपका ये कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाए। जब आप बी डी ए बी सी भरेंगे तो ये आपका एक सार्थक क्रम में बन जाएगा। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरी करे। 2, 5, 7, 12 क्वेश्चन मार्क 31 और 50। इस श्रृंखला में अगर आप ध्यान देंगे तो 2 देखिए, 2 में 2 और 5 को जब जोड़ेंगे वो 7 हो जाएगा। अब बात करें अगले श्रृंखला की, 7 में आप जोड़िए 5 तो 12 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब 19 में आप जब 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 31, और 31 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 50, यानी सही आंसर इसका 31 है। आइए 38 नंबर देखते हैं। करा विकल्प का चयन करें जो तीसरे से संबंधित है, जैसे दूसरा पहले से। यातना, क्रूरता तो क्षमाशीलता किससे संबंधित है, जो ये है उदारता से। यातना और क्रूरता एक है तो क्षमाशीलता जो है तो उदारता कारण ही लोग देते हैं। आइए 39 नंबर देखिए, ये भी हमको लगता है कोडिंग डिकोडिंग का करा। 4 अक्षर समूह, 3 अक्षर समूह, एक समान है, असमान वाला आपको बताना है। इसमें आप देखिएगा तो ये जो बी और एफ है 4 का अंतर है, एम और क्यू में जाएंगे तो भी 4 का अंतर है, डी और जी में जाएंगे यहाँ 3 का अंतर है, के एल्विन एल्टो 1 का अंतर है, जी से के में जाएंगे तो कितना 4 का अंतर, आर से बी में 4, यानी बी वाला इसमें गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा है आप वैसे करेंगे तो आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। कह रहा पिंकी जो है प्रिया से लंबी है, ये आप अगर पिंकी रखिए तो किससे लंबी है, प्रिया से लंबी है, प्रिया से। अगला है लेकिन रीना से छोटी है, पिंकी प्रिया से लंबी यानी रीना अभी तक सबसे बड़ी है। अगला है रीना शीला से लंबी है जो कि प्रिया से छोटी है। तो जो बात करें रीना की, ये शीला से तो लंबी है, रीना शीला से लंबी है जो प्रिया से छोटी है, यानी प्रिया से छोटी है शीला, अभी भी सबसे लंबी रीना है, शीला सबसे नीचे है। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है रीना रिया से लंबी है, रीना जो है रिया से भी लंबी है। अब बात करें रिया की जो कि पिंकी से लंबी है, जो कि किससे लंबी है, पिंकी से। रीना जो है वो रिया से लंबी है, रीना रिया से लंबी है, जो रिया पिंकी से लंबी है। तो सबसे छोटी तो आप ये एस एम वाला यानी शीला सबसे छोटी है, ये इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। साथ ही अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको सूचना दें कि आपसे बिहार स्पेशल की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ दोस्तों बिहार स्पेशल नाम से शुरू किए हैं, और वो आप देख लेंगे तो उसमें खाली वही बात किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
साथ ही देखिए एडिटोरियल का हम लोगों ने आगे पीछे ऐसे ही क्रम में करते हुए एडिटोरियल जो प्रैक्टिस सेट वो लगभग समाप्त हो गया, लास्ट प्रैक्टिस सेट उसका बचा है। और उसी तरीके से हम लोग स्टार्टिंग से इसको फिर लास्ट से लेके चलेंगे, मिड से लेके चलेंगे, और आने वाले समय में बहुत जल्द ये भी प्रैक्टिस सेट समाप्त होगा और आपको बोरिंग नहीं लगेगा और सारे प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे। दोस्तों जब अगर हम इतना अभ्यास हम लोग करके अगर एग्जाम में बैठेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको झलकने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चली रही होगी। तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी को आप देखते रहिएगा और समय का दोस्तों सदुपयोग करिए, क्योंकि 25 दिन या लास्ट 25 दिन है आपके जीवन का, ऐसा आप समझिए। और बिल्कुल टेंशन भी मत लीजिएगा, सोते रहिए आराम से, पूरी नींद लेके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।